Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। IMF expects global economic growth to dip below 3% this year and to remain around 3% for the next 5 years. Asian markets post slight gains in a thin trade, while European markets remain closed for a holiday. And rising for the third straight week, Brent crude oil futures post a 6% gain this week. आर्थिक सुर्खियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास दर गिरावट से 3% से नीचे रहने का और अगले 5 वर्षों तक 3% के आसपास रहने का अनुमान जताया। यूरोपीय बाजारों में आज मामूली बढ़त, हालांकि यूरोपीय बाजारों में अवकाश रहा और लगातार तीसरे सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट क्रूड में इस सप्ताह 6% तक की बढ़त। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संभावना जताई है कि वर्ष 2023 के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर गिरकर 3% से नीचे रहेगी। मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जिवा ने अगले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक वृद्धि दर लगभग 3% के आसपास रहने का अनुमान जताया है। वर्ष 1990 के बाद से मुद्रा कोष का यह सबसे निचला वृद्धि दर अनुमान है। पिछले 2 दशकों की वृद्धि दर 3.8% के औसत से भी संभावित दर का अनुमान कम जताया गया है। विश्व बैंक और मुद्रा कोष की अगले सप्ताह होने वाली बैठक से पहले जारी रिपोर्ट के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता खर्च बढ़ने के साथ साथ चीन के बाजार के दोबारा खुलने के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास दर 2023 के दौरान 3% से कम रहेगी। ऊंची मुद्रास्फीति के साथ साथ वैश्विक राजनीतिक उथल पुथल के कारण तेज आर्थिक विकास वृद्धि दर पाना काफी कठिन है। इसके कारण आम जनता और गरीब देशों के लिए बहुत कठिनाई रहेगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का लगभग आधा हिस्सा भारत और चीन से आएगा। हालांकि इस वर्ष लगभग 90% विकासित देशों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज होगी। मुद्रा कोष के प्रमुख ने केंद्रीय बैंकों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊंची महंगाई दर के साथ साथ वित्तीय दबावों की चुनौती का सामना करने के लिए सभी केंद्रीय बैंकों को तत्पर रहना होगा, जिससे बाजार में मुद्रा प्रवाह और वित्तीय स्थायित्व बना रहे। पुनीत, काफी चुनौतीपूर्ण रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगर वैश्विक वृद्धि दर 3.8% का जो औसत था उसके काफी नीचे 3% से कम रहने का जो अनुमान जताया है, क्या मायने हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के लिए? अमित, देखिए, ये काफी एक मैं कहूंगा चेतावनी भरा एक असेसमेंट है IMF का वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, और खासतौर से उन देशों के लिए जो कमजोर हैं वित्तीय स्थिति से और जिन्हें हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं, LIC कहते हैं। तो करीब करीब अगर आप देखें, हम खबर सुनते हैं हम कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम हो रही है, श्रीलंका में प्रॉब्लम हो रही है। करीब करीब 15% जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो इस वक्त डिस्ट्रेस में है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। यानी वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो मीट नहीं कर पा रही हैं, खाने पीने का सामान नहीं जुटा पा रही हैं। और करीब करीब 45% या 50% लो इनकम कंट्रीज हैं वो डेट वल्नरेबल है, यानी उनकी जो स्थिति है वो जल्दी ही बिगड़ सकती है। तो आप भी देख सकते हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो काफी खामियाजा उठा रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कमी देख रहे हैं। रफली अमित, देखिए, अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखते हैं तो उसका साइज जो है, जो जीडीपी, एनुअल जीडीपी है, वो $100 ट्रिलियन, $100 ट्रिलियन है। उसका 25% अमेरिका से आता है, 25% यूरोप से आता है, यूरोपियन जोन से,
रफली 1/4 जो है वो इंडिया, चाइना और एशियन रीजन से आता है, 1/4 बाकी अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से है। तो इसमें जो अमेरिकन रीजन है वहां पर हम देख रहे हैं कि आने वाले वर्ष में ग्रोथ जो है वो करीब करीब 1%, अमेरिका और यूरोप जोन जो है वहां पर 1% की ग्रोथ होगी। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका विल बी अराउंड 3-4%, 2-3% एक्चुअली। तो सिर्फ एशिया जो है, जिसमें इंडिया और चाइना जो है, ये 5 से 6% अनुमान है कि ये ग्रो करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि गरीब देश जो हैं, जो लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, या एशिया में भी जो छोटी इकोनॉमीज हैं, वहां पर काफी एक उथल पुथल होगी। इसका जो बड़ा सबसे एक तो ह्यूमन लेवल पे है, जो इनकम कम होंगी लोगों की, जैसे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जैसे ही इकोनॉमी नीचे आती है वहां भुखमरी शुरू हो जाती है और वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी वो मीट नहीं कर पाते। दूसरा एक और प्रॉब्लम होगी कि जो बड़े देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो छोटी कंट्रीज को, पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने का एक पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये काफी एक चैलेंजिंग एनवायरमेंट रहेगा और सिर्फ एक वर्ष ही नहीं, मुझे लगता है 2-3 वर्ष हम देखेंगे कि काफी प्रॉब्लम्स रहने वाली है वर्ल्ड इकोनॉमी में। Puneet, what about India's exports when you look at the global economy and their markets and the demand for goods and services from India? So, Arjun, in fact, India continues to surprise on the upside. In fact, today we have got RBI data which gives us a forex reserves of a fortnight back. We have once again crossed $600 billion forex reserves as of today's announcement. Now, this is remarkable. At a time when many countries are facing a forex crisis and they don't have money to import food items, India has foreign exchange reserves, has crossed $600 billion mark again today. Also interestingly, we had a challenge in terms of current account deficit. You mentioned merchandise exports were not picking up that much, imports were much higher. But again, if we see the data for the March quarter, the current account deficit is down to 2.2%. See, we can't just look at merchandise exports. We must look at the CAD, the current account deficit, because that is what tells us the short-term cash flows in forex terms for any country. So current account deficit last year for India had risen to 3.7% of the GDP, which was very high. It was a matter of concern for us. It is now down to 2.2% in the March quarter, and RBI is saying that next year is definitely going to be below 2%. Below 2% current account deficit is very comfortable for a country like India. We just got, like I mentioned, we just got data today. The NRI remittances into India in 2022 were $107 billion. So we have that kind of cash flows, coming into country. So I don't think merchandise exports, a slight slowdown. It will definitely be, there will definitely be a slowdown. If the global economy slows down, our exports will also slow down. I have no doubt about it. But that is not going to rock our economy. I think we have very solid economic fundamentals in spite of challenges. So the Russia partnership has been very beneficial in terms of our CAD and, for that matter, bringing our costs down, especially inflation? Definitely it has been an issue because, see, we import more than $100 billion worth of oil every year, and which is a huge burden for us actually. And so that is one of the major areas of weakness in India's external sector, you can say. And the fact that we were importing Russian oil at rumored, I would say, discount of 25-30% definitely would have helped us to save about $25-30 billion in the short term. But I think long term we need to balance everything, because you can't align with one country because there are political implications to that. So I think we have done a very good job of it, of balancing our economic needs with the political correctness. But yes, India's partnership with Russia has been beneficial, but there are many aspects, as you know, to this equation. पुनीत, जैसा आपने बताया कि अभी जैसे अर्जुन ने भी यहाँ पे मेंशन किया कि रूस के साथ जो हमने समयबद्ध तरीके से अपने व्यापार को एक तरीके से समायोजित किया, उससे भी अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी मदद मिली। एक चीज और इसके साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह की भी बहुत सारी खबरें थी कि भारत अब डॉलर के मुकाबले रुपए में व्यापार करने को भी तरजीह दे रहा है, जिस तरह से ईरान के साथ इस तरह की खबरें थी, रूस के साथ थी और भी बहुत सारे देशों के साथ थी। इसका कितना बड़ा योगदान है इन सारी चुनौतियों के बीच में अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए? तो अमित, देखिए, ऑप्टिक्स के हिसाब से या सेंटिमेंट के हिसाब से तो बड़ा अच्छा लगता है कि हम रूपी में ट्रेड करेंगे और वो रूपी ट्रेड से हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स को भी फायदा होगा, भारत की जो एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो भी बढ़ेगी। बट मैं आपको बताऊं कि ये बहुत बड़ा पार्ट ऑफ हमारा ट्रेड नहीं होगा।
हम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स जो अर्जुन अभी बात कर रहे थे, वो रफली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स 400 से 400 बिलियन डॉलर का इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि रुपी उसमें से 5-7% से ऊपर रुपी ट्रेड हो सकता है, बिकॉज लार्ज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड इज विद यूएसए इटसेल्फ, विद यूरोप, विद मेनी कंट्रीज जो रुपी ट्रेड हमसे नहीं करेंगी। रुपी ट्रेड हमारे साथ होगा ज्यादातर, आप देख सकते हैं कि कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वहां हो सकता है, कुछ और कंट्रीज हैं, ऑयल कंट्रीज हैं, थोड़ी बहुत जो कर सकती है। देखिए, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ट्रेड का रुपी ट्रेड नहीं हो पाएगा। 5% 10% भी हुआ तो बहुत बड़ी बात है, पर मुझे लगता है इतना ही रहेगा। एक चीज और आपने अभी बात करी कि मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट है वो 400 बिलियन डॉलर के आसपास की हम अनुमान कर रहे हैं। जिस तरह से जो वैश्विक परिदृश्य है जिसमें मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है और भू राजनीतिक स्थितियां भी जो काफी प्रतिकूल हैं, ऐसे में कुछ चुनौतियां हमारे सामने उत्पन्न थी, खासतौर पे बांग्लादेश या इस तरह के छोटे छोटे जहां से जो वस्त्र निर्यात था उसको काफी चुनौती वहां से मिल रही थी। अगर इस तरह की चीजें जहां महंगाई दर नियंत्रण से बाहर रहती है वैश्विक परिदृश्य में, तो क्या ये माना जाए कि वस्त्र निर्यात का ये जो लक्ष्य है इसको पाने में थोड़ी चुनौतियां या चिंताएं हो सकती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि ये आसान नहीं होगा। आपकी बात जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स का जो हम टारगेट रख रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि भारत एक बहुत बड़े पैमाने पर उभरा है एक्सपोर्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स में। जो खासकर से मोबाइल अगर आप देखें तो मोबाइल एक्सपोर्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और हम बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक मोबाइल एक ऐसी चीज है जो कहीं और बन नहीं सकती आराम से, उसको रिप्लेस करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना हमारे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था। चाइना, वियतनाम, ताइवान की तो खैर कंपनीज ज्यादातर इंडिया में और चाइना में बना रही हैं अपने फोन्स, या अमेरिका में बनाना चाहती है। तो मुझ पर फिर भी मुझे लगता है कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल का ही, बिकॉज टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारा। 10% एक्सपोर्ट जो है वो हमें टेक्सटाइल से आते हैं, 10-12%। तो वो वहां पर डेफिनेटली चैलेंज होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डिमांड, ग्लोबल डिमांड ही कम होगी। यूरोप में हम 0.5% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो। हो सकता है यूरोप, ब्रिटेन जो है वहां तो रिसेशन करीब करीब तय है कि 0.5% या ज्यादा श्रिंक होगी इकोनॉमी। यूरोजोन में भी करीब 0% ग्रोथ रहेगी, और यूरोजोन हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए काफी बड़ा एक एरिया है, और वहां अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, और अमेरिका में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को डेफिनेटली एक चैलेंज रहेगा। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको भी 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं इस बारे में चिंताएं निरंतर तौर पे बढ़ रही हैं कि इसका जो असर है वो काफी डरावना होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ रहा है। ऐसे तौर पे जब हमने पीछे कोरोना के समय में चिप का संकट देखा था जिसने ऑटो क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था, आज भी वो उससे उबर नहीं पाया है। क्या माना जाए इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारत का, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बहुत बड़ी डिमांड है लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड है, और मैं सच बताऊं आपको कि मैं इसको पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर पाता हूं खुद। कोई कमेंट्री भी मैंने नहीं देखी इस प्रकार से, कि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना के बाद जब रिकवरी हुई, बल्कि ग्लोबल मार्केट में ही, इंडिया में भी, तो वहां पर जो लग्जरी गुड्स थी, यानी हाई आइटम, जो हाई वैल्यू आइटम्स थे, वहां डिमांड में हमने कमी नहीं देखी। लेकिन जो लो वैल्यू आइटम्स थे, अगर आप भारत में भी देखें तो रूरल डिमांड में हमने कमी देखी। लेकिन लग्जरी कार्स हैं, वहां तो आप एसयूवीज हैं, उसकी सेल लगातार बढ़ रही है। तो इसको हम वैसे इकोनॉमिक टर्म्स में के शेप्ड रिकवरी कहते हैं, यानी कुछ पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, जो लग्जरी पार्ट्स हैं इसकी बात, वो वहां पर ग्रोथ आ रही है, और कुछ पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ रही। तो के शेप्ड रिकवरी इसको हम कहते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी हम वही देख रहे हैं। भारत में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो के शेप्ड में आप कह सकते हैं ऊपर वाले लेग पे है, यानी लग्जरी जो स्पेंडिंग है वहां पर ज्यादा ग्रोथ दिख रहे हैं। एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में, देखिए अभी जो नंबर्स आए हैं बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं। इनफैक्ट इवन इन मोटरसाइकिल सेगमेंट, हीरो होंडा जैसी कंपनी जिसमें काफी चैलेंजेस थे, आप देख रहे थे होंडा मोटोकॉर्प में कि भाई 4 लाख से भी कम की वहां सेल पहुंच गई थी मंथली, वहां 5 लाख मोटरसाइकिल की सेल आई है इस महीने की, मार्च महीने की। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि ग्रोथ इंडिया में आ रही है। अगेन इट इज अ ब्राइट स्पॉट। देखिए, वर्ल्ड में हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ 6% से ज्यादा 2023 में इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहा है। चाइना इज एक्सपेक्टेड टू बी 4.5 to 5% ग्रोथ। तो डेफिनेटली इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट। हम बहुत लकी हैं, या आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी है सरकार के द्वारा, कि हम लोगों को उतना असर महसूस नहीं हो रहा। पर बाकी जो देश है, जो थोड़े से इकोनॉमिकली कमजोर देश है, वहां काफी चैलेंजेस है, और
डेफिनेटली इंडिया इज मच बेटर ऑफ। पुनीत, तो क्या ये माना जाए कि जो आर्थिक क्षेत्र में या अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे सरकार ने काफी सधेवे, और हमारा जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ने भी काफी सधेवे कदम उठाए हैं, जिसका मिला जुला असर हम इतने स्थायित्व की तरफ हैं, या कुछ और भी कारण है, या हमारी घरेलू डिमांड इतनी है कि उसने इसको सहारा दिया? किस तरह से आंकेंगे इसको? देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछे तो नंबर्स इकोनॉमिक मैनेजमेंट को मिलते हैं, मेरे को देने चाहिए हमें, कि सरकार ने जिस प्रकार से मैनेज किया कोविड के दौरान, कहीं कोई परेशानी नहीं होने दी। हमने हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में भी काफी हर्ट हुई थी, डेफिसिट भी बढ़ा था, हमारा काफी बड़ा डेफिसिट हो गया था, लेकिन उस सबको मैनेज करा और ये इंश्योर किया कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना बने। हमने इकोनॉमिक टाइटनेस भी करी, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अचीवमेंट्स गवर्नमेंट की रही है जो अंडर एप्रिशिएटेड है। अभी उतना एप्रिसिएशन शायद, बिकॉज हम आसपास जब कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहां कितना डिस्ट्रेस है। साथ साथ जो भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, आप हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कह सकते हैं, यंग पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो हम इसको आप कुछ भी वो दे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं पूरा कमेंट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सभी जो पार्ट्स रहे हैं हमारी इकोनॉमी के, वो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रही है, एंड दैट शोज इन नंबर्स। आपके सामने जो नंबर्स है, IMF चीफ स्पेशल मेंशन करती है, वो कहती है कि इंडिया और चाइना जो है, पर्टिकुलरली इंडिया जो है, वो बहुत बड़ा उसको क्रेडिट है। 50% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नेक्स्ट जो 2023 में आएगी वो भारत से आएगी, भारत चाइना से आएगी। तो बहुत बड़ी एक रिकग्निशन है वर्ल्ड स्टेज पे भी कि इंडिया की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए। एक चीज और, अभी फिलहाल जो मौद्रिक नीति की समीक्षा चल रही थी उसमें रिजर्व बैंक ने इस बार परहेज किया है। हमने आपसे पिछले काफी दिनों से इस बारे में चर्चा करी थी, तो आपका भी अनुमान यही कहता था कि जितना भी रेपो दर में जो तेजी का दौर था वो शायद अब थम जाएगा, और अगर इसमें कमी की बात भी जब हमने आपसे जानना चाही थी तो आपने कहा था कि तकरीबन 2 तिमाही तक, मतलब अगले 6 महीनों तक तो इसमें उम्मीद नहीं जगानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब आपका क्या मानना है इस बारे में? खासतौर पे क्या हमारे ब्याज दरों में कुछ कमी या स्थायित्व की बात अब कितना सफल है? बिल्कुल अमित, आपको अच्छी तरह याद है हमारी लास्ट कन्वर्सेशन करीब 15 दिन या 20 दिन पहले हुई थी जी, और हमारा अनुमान यही था कि अब यहाँ से RBI इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ाएगा, और RBI ने, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम अभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो संभावना बहुत कम है डेफिनेटली। लेकिन आने वाले 6 महीने से 9 महीने वो इंटरेस्ट रेट्स को मेंटेन करेंगे, और उनका अनुमान ये रहेगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% से नीचे आए, तब रिजर्व बैंक जो है वो कंफर्टेबल होगा, मॉनेटरी ईजिंग आ सकती है। देखिए, अगला साल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में। हमने देखा है हमेशा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, पर्टिकुलरली जनरल इलेक्शंस जब आते हैं, तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेंडिंग बहुत होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स भी करते हैं। अनुमान है कि जो ऑफिशियल अनुमान है वो 50 से 60 हजार करोड़ की स्पेशल का एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती है इलेक्शन ईयर में, तो वो पूरी लिक्विडिटी एडिशन होने वाली है सिस्टम के अंदर। तो मुझे लगता है कि RBI उस वक्त कोई आसान इजी मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हम ये जो मॉनेटरी स्टांस है ये मेंटेन करेंगे टिल एंड ऑफ दिस ईयर। Puneet, you mentioned about our forex reserves, which have now crossed $600 billion. We know the RBI has maintained the repo rate at 6.25%, which has an effect on what the lending rate by banks are, commercial and retail. How important is banking in the system, not just to fight inflation, but to meet the needs of the economy so that India can reach its target of $5 trillion? See, Arjun, banking system in the modern economy is the backbone of any economy. If a banking system is weak, there cannot be credit which can be taken from surplus parts of the economy and supplied to the parts of the economy which need that capital. So banking is the only medium by which you do it. You take money, extra money from people with surplus liquidity, give it to people who need it for growth, for employment. So banking has to be extremely robust. In India, again, I would say, while there was a banking crisis in USA, there were concerns in Europe, you saw CS Credit Suisse being merged with UBS. I mean, it's a huge deal. Credit Suisse is a 300-year-old bank. I mean, it wasn't a small institution. It was just merged into another. It had to be merged into another bank. So Indian banks have done extremely well. And if we want the Indian economy to grow, we need the Indian banks to grow. I'm sure a lot of readers are following this, listeners are following this. India's credit growth this year also is likely to be more than 20%.
Now, 20% credit growth in banking is humongous for an economy of India's size. So I think banks have really kept up with the challenges or the requirements. And at least the numbers that we'll get in 2023 will be very impressive. 15% to 20% credit growth, around 15% deposit growth. So you can see that liquidity has been managed extremely well by the banking system in India. पुनीत, आपकी बातों से एक उम्मीद जरूर जगेगी और खासतौर पे मेरे सहयोगी अर्जुन के मन में, क्या इस बात का सीधा मतलब ये माना जाए कि बैंकिंग क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र के शेयरों का प्रदर्शन अब बहुत बेहतर रहने वाला है और उसमें जम के निवेश किया जा सकता है? कितना सहमत हैं आप? अमित, देखिए, अगर आप कोई भी मुझे पूछे कि किस क्षेत्र से मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद है आने वाले 2-3 वर्षों के लिए शेयर मार्केट में, तो मुझे लगता है बैंकिंग शेयर्स जो है वो बेस्ट बेट है. एक तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, कोई वहां पर कंसर्न नहीं है. दूसरा, जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो कमाल की है. जो अर्निंग्स पर शेयर आप देखेंगे इस साल वो कमाल के होंगे और बहुत अच्छे डिविडेंड्स मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं बैंकिंग शेयर से. तो डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट इन at present for the next 2 to 3 years. जी, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं. एशियाई बाजारों के हालचाल देखते हैं. जापान का निक्केई आज 0.2%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.3% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा. हालांकि गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में हांगकांग और सिंगापुर के शेयर बाजारों में अवकाश रहा. यूरोपीय शेयर बाजार भी आज गुड फ्राइडे के कारण बंद रहे. What's your take on the Asian markets and vis-a-vis India, especially with the Bank of Japan right now deciding to unwind its position in U.S. Treasury securities? So, Arjun, in fact, Asian markets, if you see, they actually have risen quite a lot, and India relatively, say, until last week, and in fact this week we saw a huge surge in stock indices and stock prices, but until March end, India was underperforming most Asian markets. And the concern that a lot of investors had that India was, international investors felt that India was overpriced and the PE multiple was much higher than average. I think most of those concerns have gone away now. And India is very attractively placed vis-a-vis other Asian markets. Also, with the latest IMF data that we have got, it shows that India's economic growth will continue to be around 6%, which means that the corporate earnings will also grow at 8 to 10%, which is almost double-digit growth. So I think Indian markets are now very attractively priced. We of course saw FII flows in the last week. So India is favorably placed. See, as far as Bank of Japan is concerned in terms of unwinding the U.S. Treasury positions, see, it will increase their domestic liquidity. And Japan, of course, has been raising liquidity, maintaining the easy money stance, even in face of global challenges. So I think it is a good thing that they should unwind to some extent the liquidity position. That will help them stabilize as things are now getting a bit stable and better for Asian economies. We're talking about $3 trillion plus unwinding of U.S. Treasuries. What's India's take on that? All emerging economies like India and China have invested heavily in U.S. Treasuries as well. So India, in our foreign exchange reserves, we are holding roughly $150 billion worth of U.S. Treasuries. So of course, whenever U.S. Treasuries they fall, the prices fall, we take a certain hit on our forex reserves. In fact, one of the reasons why our reserves have gone up to $600 billion this week is because what happened in U.S. last week, the U.S. Treasury prices went up because yields went down and the prices went up. So our stock of U.S. Treasuries, it was revalued, and that is one of the reasons why our forex reserves jumped by almost $24 billion in a short term. So definitely we get affected by the change in value of U.S. Treasuries. Good thing is that Japan is unwinding its position. See, U.S., first of all, we must remember $3 trillion over a period of time is not a big deal for U.S. They can absorb that kind of liquidity. U.S. Treasury has that kind of liquidity in the market. Good thing is that they're doing it when the prices are getting stable. See, if they were doing it 6 months back or 3 months back and they start selling into a falling market, the prices would have been really under pressure. But U.S. Bank of Japan will do it judiciously. I'm sure they will not destabilize or rock the global monetary markets. Well, let's have a look at the U.S. market. On Wall Street, key indices ended higher yesterday, helped by a rally in Alphabet shares as investors worried about a slowing economy.
look to upcoming jobs data. Google's parent company Alphabet rallied at 3.8% and Microsoft climbed 2.6%, with both providing more fuel than any other stocks for the S&P 500's gain for the session. In labor data, initial jobless claims fell to a seasonally adjusted 228,000 for the week ended April the 1st versus expectations of 200,000 claims. So the Dow Jones Industrial Index ended with a marginal gain of 3 points to close at 33,485. The S&P 500 gained 15 points, 0.4% to end at 4,105. And the Nasdaq rose 91 points, 0.8% to 12,088 points. For the week, the S&P shared 0.1%, the Dow added 0.6%, but the Nasdaq lost 1.1%. What's your take on the tech performance, especially looking at the way Nasdaq has lost 1.1% on our markets when the market opens tomorrow? So next week, that is Monday. Yeah. So in markets in US, Nasdaq, which had underperformed a lot, it had fallen a lot, has recovered substantial ground. We have seen technically it is in bull market already. I mean 20% up from the bottom. So Nasdaq is stabilizing. So I believe tech in India also. IT shares have now started stabilizing a lot. Some of them have gained very handsomely. So my belief is that the worst is behind us in terms of tech stock selling, as well as the stock markets. I expect markets to be overall 2023. I think markets will do better than last year. How important is the U.S. economy to India, briefly? Oh, hugely important. I mean, it is our largest trade partner. It is our largest strategic partner, biggest FDI investor. So everything about America affects Indian economy. And we need to be very mindful of what is happening in USA. Looking at the oil market now, global crude oil prices posted a third weekly gain as markets weighed further production cuts targeted by OPEC Plus and falling U.S. oil inventories against fears about the global economic outlook. So the Brent crude futures ended the week at $85.12 a barrel, surging 6% during the week. The U.S. crude futures closed the week at $80.70 a barrel, also spurting 6% during the week. How concerned are you about the volatility in crude oil prices, both in the spot and the futures market? So, Arjun, clearly oil continues to be a persistent worry for Indian population, Indian government, everything. And it is such a cartel, no? I mean, at this point of time when there are concerns about demand, they have gone ahead and cut production by more than 1 million barrels per day. So definitely they are behaving like a cartel. It is almost like the 1973, 1974 kind of an oil shock by OPEC. So I hope that it doesn't, because there's a weakening trend economy. My suspicion is that these high prices will not sustain beyond a few months. पुनीत, बहुत संक्षेप में, समय की तो जरूर कमी है, लेकिन इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच में क्या अगर सोने और चांदी, चूंकि आज सराफा बाजार भी बंद है, जिस तरह से भारतीय शेयर बाजार में भी आज अवकाश रहा और आज सराफा के बारे में, लेकिन अगर हम देखते हैं सेंसेक्स तकरीबन 60,000 के आसपास है, निफ्टी 17,500 के आसपास है। सोमवार को जब बाजार खुलेगा, 2-3 चीजें दिमाग में जरूर आती हैं कि कंपनी जगत से शायद नतीजे की आने की शुरुआत भी हो जाए, उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा, और अभी जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें सोना जो 60,000 है वो कितना तेजी से होता हुआ नजर आता है। अमित, देखिए, सोना बड़ा चौंकाने वाला एक ट्रेंड रहा है कि जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी थी तब सोने की कीमत कम थी, और जैसे जैसे लिक्विडिटी टाइट होनी शुरू हुई सिस्टम में, हमने देखा कि सोने की कीमतें बढ़ी और 60,000 हुई। और अगर आप देखें तो पिछले 3 वर्षों में सोने की कीमतें रुपी टर्म्स में करीब करीब डबल हो गई है। ये 30,000 का रेट होता था 2019 में, और 2022-23 में ये आप देख रहे हैं कि ये 60,000 का रेट हो गया है। तो बहुत तेजी से सोने की कीमतें बढ़ी हैं, चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। मुझे लगता है लेकिन ये स्ट्रांग रहेंगी। अभी कोई ऐसा कारण नहीं है कि ये कीमतें नीचे आए। कितनी तेजी से बढ़ेंगे कहना मुश्किल है, कि रिकॉर्ड स्तर है जी 2000 के ऊपर, बट दे विल रिमेन हाई। जी पुनीत, कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा को सरल शब्दों में समझाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद अमित। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। IMF expects global economic growth to dip below 3% this year and to remain around 3% for the next 5 years. Asian markets post slight gains in a thin trade, while European markets remain closed for a holiday. And rising for the third straight week, Brent crude oil futures post a 6% gain this week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.